हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए फ्रेंड्स, आज की तारीख 30 नवंबर है और नवंबर का महीना तो निकल गया। अब आपके पास बचता है दिसंबर, और दिसंबर में आपकी कई सारी परीक्षाएं हैं। तो आपको अपनी पूरी तैयारी, पूरा फोकस बना के रखना है। देखिए फ्रेंड्स, कई परीक्षाएं ऐसी हुई जिसमें पेपर आउट हुए, और बहुत सारी परीक्षाओं में जो परिणाम रहे वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी रहना तो हमें इसी दुनिया में है और इसी सिस्टम में रहकर अपना करियर हमें संवारना है। तो अगर हम नेगेटिव हो जाएंगे और अपनी स्टडी को छोड़ देंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान सोचिए किसका होगा? अपना नुकसान ही होगा। तो इसीलिए हमें अपने मन में पॉजिटिविटी बना के रखना है और अपनी स्टडी को जारी रखना है। और फ्रेंड्स देखिए, आर ओ की जो परीक्षा है वो जो कहीं होने जा रही है 5 दिसंबर को, इसके लिए जनगणना पर एक मेगा वीडियो अपलोड किया गया है। और ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होगा सेंसस पर। अगर आप इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या फिर आने वाली किसी परीक्षा में जिसमें जीएस आता है, उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। यूपीटीईटी को लेकर कल सोशल मीडिया में बहुत सारे भ्रामक तथ्य फैलाए गए। ये कहा गया कि यूपीटीईटी की परीक्षा 26 दिसंबर को होने जा रही है। हालांकि बाद में सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आ गया कि 26 दिसंबर यह एक प्रस्तावित तिथि हो सकती है, लेकिन एक कन्फर्म तिथि नहीं है। तो 26 दिसंबर को परीक्षा के आयोजन की खबरें प्रसारित होने के बाद यूपी सरकार ने यह स्पष्टीकरण जारी किया। यूपी सरकार ने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई तिथि को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखो, जो डेट बताई जा रही है वो कंफर्म डेट नहीं है। अब जो नई डेट आएगी उस पर ये पता जरूर लगाया जाएगा कि उसी डेट पर कोई अन्य परीक्षा तो नहीं हो रही है। 26 तारीख की अगर बात करें तो 26 दिसंबर को सीटेट की परीक्षा इस बार ऑनलाइन हो रही है, तो ये परीक्षा भी 26 तारीख को ही पड़ेगी। तो इसलिए पूरी उम्मीद है कि 26 दिसंबर को यूपी टेट तो नहीं हो सकती है। बाकी के लिए आप चैनल पर बने रहें। जो भी लेटेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ होगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहा करें, जब तक हम खबरों को जांच नहीं लेते हैं तब तक आप तक कोई भी खबर प्रसारित नहीं की जाती है, वो कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। पहले उसको हम जांचते हैं कि खबर प्रसारण योग्य है या नहीं है, उसके बाद हम उसे प्रसारित करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आगे बढ़ें तो चलते हैं अगली खबर पे। खबर है कि सीबीएसई 10वीं के मुख्य विषयों की परीक्षाएं यहाँ से शुरू हो रही हैं। टर्म 1 की परीक्षाओं के बाद मंगलवार से मुख्य विषयों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, और 10वीं के सोशल साइंस की परीक्षा आज होगी, यानी कि मंगलवार को। 12वीं की परीक्षाएं 1 दिसंबर से समाजशास्त्र के पेपर से स्टार्ट होंगी। परीक्षा सुबह 11:30 बजे शुरू होगी, और प्रश्न पत्र हल करने के लिए 9 मिनट और पढ़ने के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा और 20 मिनट, मिला जुला के 2 घंटे में ये परीक्षा पूरी होगी। और परीक्षाएं ऑफलाइन हो रही हैं। ओएमआर सीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक कक्षा में 12 बच्चों के बैठने की इजाज़त है। परीक्षा केंद्र पर मास्क लगाकर आना और परीक्षा से पहले सभी कक्षों को सैनिटाइज कराना जरूरी है। और वहीं में फ्रेंड्स, टीईटी में एक और साल्वर गैंग पकड़ा गया है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान शहर में एक और साल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है प्रयागराज में। पुलिस ने साल्वर व मूल अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ब्लैंक चेक, शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति और अन्य चीज़ें बरामद की हैं। गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक झलवा स्थित सरोज देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज को भी टीईटी के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा के दौरान ही एसटीएफ लखनऊ की टीम ने दबिश देकर यहां से दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने आए रंजय कुमार निवासी नालंदा बिहार और मूल निवासी ललित कुमार निवासी पवारा जौनपुर को हिरासत में ले लिया है। थाने लाकर पूछताछ में ललित ने बताया कि वह सरोरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, जहां उसका रूम पार्टनर सोनू यादव निवासी चंदवक जौनपुर भी रहता है। और सोनू अपने एक अन्य साथी सरजीत वर्मा के साथ मिलकर साल्वर गैंग का संचालन करता है। सोनू ने 1 लाख में उसकी जगह साल्वर बैठाने का ठेका लिया था। इसके एवज में उसने 2 साल्वरों का इंतजाम किया था। इनमें से बिट्टू कुमार उर्फ बच्चू प्रसाद को पहली पारी, जबकि रंजय को दूसरी पारी में परीक्षा देनी थी। दोनों को उसने सोनू के कहने पर 40-40 हज़ार बतौर एडवांस भी दिए थे। और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई तारीख जल्द तय की जाएगी। सोमवार को दिन भर परीक्षा की तारीखों को लेकर मशक्कत चलती रही। और यहाँ पर देखो, जो 26 नवंबर की बात की जा रही है, अभी ये कन्फर्म डेट नहीं है, तो आप लोग अभी बिल्कुल जल्दबाजी में ना रहें। और 13 देशों में पहुंचा ओमिक्रॉन। विदेशी यात्रियों को 7 दिन रहना होगा क्वारंटीन। यह एक कोविड का नया वायरस है, मतलब एक नया वेरिएंट है, और ये काफ़ी खतरनाक है। पता नहीं इस पर जो टीके हमें आपको लगे हैं ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से अपना रूप बदल रहा है। और फिलहाल कुल 13 देश हैं, और इन 13 देशों में दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड,
पुर्तगाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेल्जियम, इजराइल, चेक रिपब्लिक और हांगकांग तक ये जो है पहुंच चुका है। और कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन इसको नाम दिया गया है, 13 देशों में हो चुका है। खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से यात्रियों को भारत पहुंचते ही अनिवार्य कोरोना जांच के साथ 7 दिन एकांतवास में रहना होगा। सोमवार को जारी नए दिशा निर्देश के तहत चिन्हित खतरे वाले देशों से आने वाले यात्रियों को नेगेटिव रिपोर्ट मिलने पर भी घर पर एकांतवास में रहना पड़ेगा, भले ही उन्होंने पूर्ण टीकाकरण करा रखा हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने सतर्कता के मद्देनजर यह कदम उठाया है। नए दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी हो जाएंगे। तो आपको ये सारी खबरें मैं संक्षेप में इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता रहे और अखबारों में भी ये खबरें रहेंगी। और देखिए यहाँ पर जरूरी क्या है, पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों को एकांतवास में रखा जाएगा व क्लिनिकल प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार इसका उपचार किया जाएगा। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भी लिया जाएगा। नेगेटिव मिले यात्रियों को हवाई अड्डे से जाने की अनुमति होगी, लेकिन 7 दिन के लिए घर पर एकांतवास में रहना होगा। 8वें दिन उन्हें दोबारा जांच करानी होगी। बिना खतरे वाले देशों से भी आने वाले 5% यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम आधार पर जांच की जाएगी और एकांतवास में रखे गए पॉजिटिव व्यक्ति या रैंडम जांच वाले व्यक्तियों के सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। तो तमाम सावधानियां अब बरती जा रही हैं। वहां पर सऊदी अरब ने भारत से आने वाले जो यात्री थे उस पर रोक हटा दी है, यानी कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन को लगवाया है वो अब सऊदी की यात्रा कर सकते हैं। युवाओं को टैबलेट मोबाइल देने के लिए सबसे बड़ा टेंडर खुला है। तो यहाँ पर 4700 करोड़ रुपए का टेंडर है। इसके लिए सैमसंग, लावा, विस्टल या एसर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने टेंडर दाखिल किए हैं। अब देखते हैं कि टेंडर किसको मिलता है। जिसको मिलेगा टेंडर, उसी कंपनी का टैबलेट और मोबाइल फ़ोन या जो अभ्यर्थी हैं उनको मिलेगा। तो देखते हैं कि सैमसंग, लावा, विस्टल या एसर में से किस कंपनी का जो है टेंडर मंजूर होता है और देखते हैं कि किस कंपनी का मोबाइल फ़ोन और टैबलेट आपको मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, नियामक प्राधिकारी कार्यालय पीएनपी की भूमिका हर परीक्षा में सही संदिग्ध। तो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हो या शिक्षक पात्रता परीक्षा, उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय हमेशा संदेह के दायरे में रहा। सरकार की ओर से जब जब बड़ी जिम्मेदारी दी गई, संस्था ने सरकार की छवि को कटघरे में खड़ा करने के साथ ही लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए। सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा कराने के लिए 2017-18 में पहली बार पीएनपी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परिणाम जारी होने के बाद जब अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया तो उच्च न्यायालय के आदेश पर जांच हुई। पहली बार हुई जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का पता चला। वहीं तत्कालीन परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव सुत्ता सिंह और रजिस्ट्रार जीवेंद्र सिंह को निलंबित किया गया। हालांकि सुत्ता सिंह को कुछ समय बाद बहाल कर लखनऊ स्थित निदेशालय में महत्वपूर्ण पद पर तैनाती दी गई। वहीं 2019-20 में कुल 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी प्रयागराज में प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस के स्तर पर प्रारंभिक जांच में प्रश्न पत्र लीक नहीं माना गया, पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और गलत प्रश्नों को लेकर भी अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। तो इस प्रकार से कई परीक्षाएं हुई हैं जिसमें पीएनपी जो है अपने कार्यप्रणाली में यानी कि लगभग हर बार ये फेल होता हुआ नजर आया। और मास्टर जी अंडरग्राउंड ताबड़तोड़ दबिश, टीटी पेपर लीक प्रकरण, प्राइमरी शिक्षक को उपलब्ध कराई गई थी पेपर की हल्की की कापी। तो तमाम ऐसी खबरें हैं जो कि आपको मिलेंगी इस समय सोशल मीडिया पर, अखबारों में। तो यहाँ पर मैं आपको एक लाइन बताता हूँ कि यूपी टीटी पेपर लीक प्रकरण में वांछित मास्टर जी की तलाश में सोमवार को ताबड़तोड़ दबिश दी गई। एसटीएफ की टीमों ने उसके घर समेत हर संभावित इलाकों पर छापे मारे, लेकिन वह हाथ नहीं आया। माना जा रहा है कि उसके पकड़े जाने के बाद ही पेपर लीक प्रकरण के मास्टरमाइंड का नाम सामने आ सकेगा। उधर गिरफ्तार आरोपियों में पूछताछ के दौरान मास्टर जी के एक सहयोगी का नाम भी सामने आया है और उसकी तलाश की जा रही है। और टीटी पेपर लीक प्रकरण में एक दिन पहले झूंसी के न्याय नगर स्थित परीक्षा केंद्र से प्राइमरी शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह समेत 3 को गिरफ्तार किया गया था। शिक्षक के मोबाइल में टीटी के लीक हुए पेपर की हल्की हुई कापी भी मिली थी। पूछताछ में उसने बताया था कि पेपर की हल्की हुई कापी शंकरगढ़ के ही अजय देव सिंह पटेल उर्फ मास्टर जी ने भेजी थी। इसके बाद एसटीएफ की टीम उसकी तलाश में लग गई। सोमवार को उसकी तलाश में घर समेत कई जगह दबिश दी गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उधर जांच पड़ताल के दौरान एसटीएफ को उसके एक सहयोगी का भी पता चला। सुनील कुमार नाम के इस युवक के बारे में जानकारी सामने आई कि उसके माध्यम से अजय ने पेपर लीक कराया था। सूत्रों का कहना है कि अजय और सुनील ने पेपर कहाँ से लीक कराया, जानकारी उसके पकड़े जाने के बाद ही मिलेगी। और यहाँ पर निलंबन तो तय हो गया है। जो प्राइमरी शिक्षक सत्यप्रकाश है
और झूसी पुलिस का कहना है कि जल्दी उस पर दर्ज मुकदमे और गिरफ्तारी के संबंध में एक रिपोर्ट बीएससी को भेज दी जाएगी। टीटी पेपर लीक प्रकरण में अज्ञात पर एफआईआर, तो ये खबर भी है यहाँ पर। खैर इसके बारे में एक न्यूज आगे भी है तो उसको हम देखेंगे, जो कि बिल्कुल यही न्यूज है, थोड़ा डिटेल में है वो। और पेपर लीक के मामले से हिला छात्रों का भरोसा। कई बार जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो छात्रों को यही लगता है कि पता नहीं, परीक्षा तो हो रही है, ये पूरी होगी भी नहीं होगी और इसमें धांधली होगी या नहीं होगी। छात्रों का जो विश्वास होता है वो डगमगाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो सारे जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो तैयारी करना भी बंद कर देते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं ना घटें। DSSB वगैरह जब अपनी परीक्षाएं करवाते हैं तो मुश्किल से ही कभी ऐसा सुनाई दिया होगा, नहीं तो न के बराबर ऐसी घटनाएं होती हैं। और जो अन्य परीक्षा एजेंसियां हैं उनको भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर अपनी परीक्षाएं करवानी चाहिए। और ऐसी जो खबरें बार बार आती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टीटी परीक्षा लीक, 2 और गिरफ्तार 7 हिरासत में, तो ऐसी खबरें आप देख सकते हैं। तमाम खबरें आपको मिल जाएंगी अखबारों में और इन खबरों का बहुत अधिक मतलब नहीं होता है कि नहीं ये खबरें आपके एग्ज़ाम में आएंगी, तो इसलिए बहुत डिटेल नहीं जाते हैं। ये जो सेशन होता है ये इसलिए होता है ताकि आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे लेटेस्ट क्या चल रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, सरकारी प्रेस फिर भी निजी लोगों से छपवाया जाता है पेपर। इसकी बड़ी वजह क्या है कि देखिए, पेपर लीक के कारण शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी निरस्त कर दी गई, पर अभी तक उसके मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उसके पीछे कौन से लोग हैं, कहां से और कैसे पेपर लीक हुआ, अभी जांच चल रही है। विभागीय अफसरों की माने तो इस मामले में पेपर छापने की जिम्मेदारी उठाने वाले निजी प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका भी संदिग्ध है। प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका पर पहली बार सवाल नहीं उठा है। लोक सेवा आयोग की LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर भी सवाल उठा था। STF ने आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और इस कारण आयोग को PCS समेत कई भर्ती परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नलकूप ऑपरेटर भर्ती 2018 परीक्षा भी पेपर लीक मामले में अभी भी इसकी भूमिका पर सवाल उठे थे और परीक्षा आयोजित करने वाली नोएडा की कंपनी को आयोग ने प्रबंधित किया था। तो तमाम ऐसी घटनाएं घटती हैं। एक्चुअली ने शासन ने एक बार टीटी और शिक्षक भर्ती के पेपर गवर्नमेंट प्रेस से छपवाने का निर्णय लिया था। अधिकारियों की बैठक भी हुई, लेकिन राजकीय मुद्रालय के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। राजकीय मुद्रालय के अफसरों का कहना था कि वह पेपर तो छाप देंगे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण जिलों के कोषागार तक उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी परीक्षा संस्था को उठानी पड़ेगी। यही कारण है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी हो या दूसरी भर्ती संस्थाएं, किसी ने जिलों तक पेपर पहुंचाने का जोखिम नहीं लिया। गवर्नमेंट प्रेस से प्रश्न छपवाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। यदि गवर्नमेंट प्रेस के पास समुचित संसाधन हो तो शायद इतने गोपनीय काम में निजी फर्म का सहारा न लेना पड़े। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के बावजूद निजी लोगों को पेपर छापने जैसी अति गोपनीय और महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी क्यों दी जाती है। अफसर जानते हैं कि एक ही व्यक्ति नाम बदल बदल कर कई एजेंसी को संचालित करता है। एक एजेंसी ब्लैकलिस्ट होती है तो उसी व्यक्ति की दूसरी एजेंसी को काम मिल जाता है। ऐसे में विश्वसनीयता का सवाल बना रहता है। भर्ती परीक्षा के कार्यों के लिए कंप्यूटर फर्म या प्रिंटिंग प्रेस के चुनाव में कई बार दबाव की सुगबुगाहट भी सामने आई, लेकिन सब कुछ अंदरखाने में ही दबा रह गया। निजी एजेंसी के पास ही प्रश्न छापने के साथ सभी 75 जिलों के कोषागार में डबल लाख तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। हालांकि पेपर पहुंचाने के दौरान भी बहुत सी सावधानियां बरती जाती हैं। गाड़ी सील रहती है, उसके बावजूद कैसे और कहां से नकल माफिया ने पेपर में सेंध लगा दी, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। कई परीक्षाएं हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। PCS 2015, RO 2016, दरोगा भर्ती 2016, लोअर सब ऑर्डिनेट 2016, नलकूप ऑपरेटर 2018 और सिपाही भर्ती। यहाँ पर देखो, लोअर सब ऑर्डिनेट के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये परीक्षा देखो हो सकती है कि फरवरी में फिर से आयोजित की जाए। कुल यहाँ पर 15 जुलाई 2018 को आयोजित हुई थी परीक्षा और इसमें कुल 700 पदों के लिए परीक्षा के लिए 6 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। तो तमाम परीक्षाएं हैं जिनके पेपर जो हैं आउट होने के बारे में अफवाहें रहीं या फिर सच्चाई भी रही। तो तमाम परीक्षाएं, जैसे कि पावर कॉर्पोरेशन की JEE भर्ती 2018 हुई थी, इसमें भी पेपर आउट हुआ था। तो इन गड़बड़ियों के कारण ये बड़ी भर्ती परीक्षाएं निरस्त हो चुकी हैं। और इसी के साथ अभ्यर्थी के मोबाइल में मिला सवाल पेपर, ये नेक्स्ट न्यूज़ है। कोराओं के शातिर कईयों को दिला चुके हैं नौकरी। तो जॉर्ज टाउन में पकड़े गए कोराओं के सालभरों के बारे में गांव में चर्चा है कि अध्यापक की नौकरी दिलाकर मोटी कमाई कर चुके हैं। जॉर्ज टाउन पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा था उसमें पियरी गांव का ब्रह्मशंकर सिंह पहले ही एक हत्या में नामजद है, उसके चाचा शहर में ही। खैर ये सारी न्यूज़ें जो होती हैं ये बहुत ही लोकल स्टेटस से होती है, इसको नहीं, आपको ये देखना है कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं आखिर वो घटती क्यों हैं, और ऐसी जो घटनाएं होती हैं तो ऐसे लोग जो पकड़े जाते हैं उनके साथ होता क्या है।
इन लोगों को तो मिसाल बनाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगली बार जब कोई पेपर आउट के बारे में भी सोचे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ पेपर आउट कराने वाले के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो उस उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के उप रजिस्ट्रार कार्यालय सचिव ने अज्ञात के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने पेपर लीक कराने वाले अज्ञात के खिलाफ ठगी, साजिश रचना और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है और मुख्यमंत्री के आदेश पर एसटीएफ भी छानबीन करने में लग गई है। पेपर प्रिंटिंग, परीक्षा कराने वाली एजेंसी और परीक्षा केंद्र समेत सभी एंगल पर एसटीएफ छानबीन कर रही है। और कर्नलगंज थाने में दर्ज एक एफआईआर के मुताबिक 28 नवंबर की सुबह होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र परीक्षा अवधि से पूर्व लीक होने की जानकारी मिली। एसटीएफ ने उच्च अधिकारी को बताया कि पेपर लीक हो चुका है। तो एनीवे, इसके बाद की चीज़ आपको पता ही है कि जो पेपर था वो पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। मतलब अब इसकी फिर से परीक्षा होगी, जो कि 1 महीने के अंदर कराए जाने के बारे में सूचना मिल रही है। अभी इसकी कंफर्म डेट नहीं आई है। और वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। आपको फिर से याद दिला दूँ कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जनगणना से संबंधित, और इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं की, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, चैनल को आप सपोर्ट करते हैं, तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।